हाय, मेरा नाम है ज़ेबा नूर और आज मैं आप लोगों के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड कवर करने वाली हूँ. When I read this chapter first time in 2013 as a student, I loved it. ये एक शॉर्ट स्टोरी थी और उस टाइम पे मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग, थॉट प्रोवोकिंग और सरप्राइजिंग लगी थी. बट नाउ दैट आई रेड इट अगेन वेरी थॉरली, वेरी डीपली एज अ टीचर, आई अंडरस्टूड कि ये एक शॉर्ट इमोशनल स्टोरी तो बिल्कुल नहीं. ये इजी टू अंडरस्टैंड जरूर है बट इट इज़ वेरी सिम्बॉलिक और इसीलिए आई थिंक ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर की हर लाइन में बहुत से मीनिंग्स छुपे हैं. इस चैप्टर में जो फेथ है, जो होप है, जो आयरनी है, जो ह्यूमैनिटी है, वो वाकई से बहुत एंगेजिंग और डिस्कशन वर्दी बनाता है. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन हेल्प यू गेन लॉट ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स इन योर एग्जाम अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आईड लाइक टू टेल यू गाइज कि मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर देखने में शॉर्ट जरूर है. मैंने अभी बोला कि इट्स वेरी वेरी सिम्बॉलिक, वेरी डीप. सो वील गो इन टू द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. तो हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आई माइट रिकॉर्ड इट इन 2 पार्ट्स. आई डोंट नो मैं एक पार्ट में एक गो में इसको रिकॉर्ड कर भी पाऊँ या नहीं कर पाऊँ बिकॉज आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड टू टेक care of and right now she's sleeping. I don't know, I am recording, I don't know whether I'll be able to finish it in one go or I'll need to take 2 or 3 parts and I even don't know right now कि मैं इसको एक सिंगल पार्ट में पब्लिश करूंगी या फिर आई विल पब्लिश इट इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. That I'll see. Abhi first I want to record it. I want to explain it to you guys. Also I have my laptop right here in front of me from where I will be reading out the chapter for you. मेरे सामने चैप्टर का PDF वर्जन खुला हुआ है and I hope you do the same. आप अपने सामने अपनी बुक रखिए. A very important thing that I would like to say to you before I start out is When I will be reading, मैं चाहूँगी आप मुझे ना देखें. मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान अपनी बुक पर हो. जैसे मैं यहाँ से देख के रीड कर रही हूँ, आपके सामने आपकी बुक खुली होनी चाहिए एंड यू हैव योर आइज ऑन ईच वर्ड. उससे क्या होता है व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड आपका ध्यान हर एक सेंटेंस पे है, आपके दिल में अच्छे से बात उतर पाएगी, आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे. अगर कोई अलग प्रोनाउंसिएशन होगी या कोई अलग ऐसा मीनिंग होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप देन एंड देयर अपनी बुक में लिख पाओगे. एंड एग्जाम में व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द एग्जाम हॉल और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सो व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू ईच लाइन इन टर्म्स ऑफ थीम क्या है, इन टर्म्स ऑफ लिटरल मीनिंग क्या है, इन टर्म्स ऑफ डीपर मीनिंग क्या है, वो हर एक चीज़ एग्जाम्स में आपके दिमाग में बहुत ईजिली आई थिंक आपको समझ में आ पाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. सो व्हेन यू ओपन दिस चैप्टर इन योर बुक, सबसे पहले एक सेक्शन आता है बिफोर यू रीड जिसमें हमसे बोलते हैं दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. मेक्सिको की करेंसी को मैक्सिकन पेजोस बोलते हैं एंड जैसे यूएस डॉलर्स में 100 सेंट्स होते हैं, ऐसे ही मैक्सिकन पेजोस में भी 100 सेंट्स होते हैं, जैसे इंडियन रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो सबसे पहले हमसे बोल रहे हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स. और अगर हम स्टोरी में जाने से पहले इसी को समझ लें तो आई थिंक ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. फेथ कैन मूव माउंटेन्स का मतलब है कि इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन समथिंग विद ऑल योर हार्ट यू कैन अचीव इट इवन इफ इट इज़ इम्पॉसिबल. कि अगर आपको वाकई भरोसा है किसी भी चीज़ पर तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते. बस आपका जो विश्वास है वो बहुत ही सच्चा और मजबूत होना चाहिए. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हम अपना विश्वास, अपना भरोसा हमें किस चीज़ों में डालना चाहिए, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्टोरी से मिले. हमें यहाँ पता चलता है कि ये कहानी लेंचो की है जो कि एक फार्मर है और जिसने एक लेटर लिखा है किसे, गॉड को. When his crops are ruined, जब उसकी क्रॉप्स, उसकी फसल जो है खराब हो जाती है, तब लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेजोस. वो गॉड से इन रिटर्न 100 पेजोस मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो ने जो लेटर लिखा है वो गॉड तक पहुंचता भी है कि नहीं. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड इन रिटर्न लेंचो तक पैसे भेजते हैं. थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और अगर अभी तक आपको स्टोरी का कोई आइडिया नहीं तो आप सोचिए कि आखिर इन सवालों के क्या आंसर्स हो सकते हैं एंड गैस कीजिए कि स्टोरी होगी क्या, कैसे कंटिन्यू करेगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट.
सो दिस इज समथिंग दैट वी रेड अबाउट द चैप्टर बिफोर इट बिगेन. अब क्विकली हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बोलता है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. और क्रेस्ट का हमें मीनिंग भी दे रखा है कि क्रेस्ट का मतलब होता है किसी पहाड़ी या किसी भी चीज़ का एक टॉप पॉइंट. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो ये हमसे बोल रहे हैं कि एक पूरी वैली में, एक पूरी घाटी में सिर्फ एक ही सिंगल घर था और वो घर एक लो हिल पर यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ था जिसे क्रेस्ट बोला गया है. तो ये लाइन हमें बताती है कि लेंचो जिसके बारे में ये कहानी है और उसकी फैमिली बिल्कुल अकेले रहते थे, एक वैली में रहते थे और बिल्कुल आइसोलेटेड नेचर के पास रहते थे, दुनिया से दूर रहते थे. बड़ा शांत सा, बड़ा सिंपल सा उनका जीवन. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. सो नेक्स्ट लाइन बोलती है कि इस ऊंचाई से एक सुंदर सा नजारा दिखता था. एक नदी दिखती थी और मक्के के खेत दिखते थे जिनमें फूल भी थे. फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स जो है ना, डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरे खेत में जगह जगह फूल ही फूल थे. एंड ये फूल क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये फूल किस चीज का सिग्नल है कि जो कॉर्न की जो फील्ड है, जो कॉर्न की जो फसल लगी हुई है, जो मक्के का जो एक खेत है, इस बार फसल बहुत अच्छी हो. When there are flowers in the field, it indicates to the farmers कि फसल जो है इस बार अच्छी रही. So this line shows us कि लेंचो was very hopeful कि इस बार फसल अच्छी रही. आगे बोलते हैं, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो next sentence ये बोलता है कि जिस एक चीज की जरूरत अब धरती को थी वो ये था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए. यहाँ डाउनपोर और एटलीस्ट आ शार जो वर्ड्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं. डाउनपोर का मतलब है तेज बारिश और एटलीस्ट आ शार, शार का मतलब है हल्की फुल्की फुहार. मतलब लेंचो को अब बस पानी की कमी थी, पानी की जरूरत थी कि बस बारिश पड़ जाए और मेरी फसल को थोड़ा सा पानी मिल जाए. यानी अगर बारिश पड़ जाती तो लेंचो की जो मेहनत थी वो रंग ले आती. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो ने सिर्फ एक ही काम किया, वो सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा. कि लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था. न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली का मतलब है कि लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है. उसे मालूम था कि बारिश आएगी तो कहाँ से आएगी एंड दैट्स व्हाई ही वाज लुकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और उसके लिए ये सिर्फ बारिश नहीं थी, उसके लिए पूरी जिंदगी थी, क्योंकि उसकी क्रॉप जो है वो राइप हो जाती एंड वो उसको सेल करके अच्छे पैसे कमा लेता. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. अब लेंचो क्या कहता है? लेंचो खुश होके कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर. अब जो है आसमान क्योंकि बादल से घिर गया होता है तो लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है. वुमन वर्ड उसने अपनी बीवी के लिए यूज किया, अपनी वाइफ के लिए यूज किया और अपनी वाइफ से वो खुशी से कह रहा है कि अब तो सच में बारिश आने वाली है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर खाने को कहते हैं कि उसकी बीवी जो है, उसकी वाइफ जो है वो खाना बना रही होती है एंड वो कहती है यस गॉड विलिंग. वो कहती है कि हाँ अगर ऊपर वाली की मर्जी हुई तो ठीक है बारिश आ जाएगी. ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये दो सेंटेंसेस इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ का एक बड़ा सरल सा, बड़ा सहज सा जीवन था, बड़ा सिंपल सा उनका लाइफस्टाइल था एंड वो गॉड पे बहुत विश्वास रखते थे. उनकी जिंदगी सिंपल थी, बस वो ऊपर वाले पे भरोसा करके जी रहे थे. अब बोलते हैं, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. अब बोल रहे हैं कि हमसे कि जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all come for dinner. कब तक खेल रहे थे और कब तक काम कर रहे थे? जब तक मम्मी ने आवाज देके नहीं बुलाया कि अब आ जाओ खाने का टाइम हो गया है. यहाँ हमें एक सुंदर फैमिली सा सीन देखने को मिलता है कि एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन वर्क. एक अच्छी सी, एक सरल सी जिंदगी जी रहे हैं सब लोग. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आने वाली है, बारिश पड़ने लगती है. बिग ड्रॉप्स इंडिकेट कर रहा है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी. और लेंचो ने ये प्रेडिक्ट कैसे किया था कि बारिश आएगी? बिकॉज ही हैड अ वेरी नाइस कनेक्शन विद द
अर्थ। अगेन इस पूरे पैराग्राफ से हमें एक बड़ी शांत सी, एक पुरुमीद सी जिंदगी का एक इमेजिनेशन, एक सीन देखने को मिलता है कि उम्मीद पे उनकी जिंदगी कायम है, एक नॉर्मल सी डेली रूटीन है उनका, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस फॉर देम, एवरीथिंग इज फाइन फॉर देम। जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया, बारिश की जरूरत थी, फिर बारिश प्रेडिक्ट भी कर दी, बारिश आ भी गई, एक रोजमर्रा नॉर्मल लाइफ की तरह माँ ने खाना बनाया, सबको खाना खाने बुलाया, एंड फैमिली मिलके काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बेटे अपने फादर के साथ खेतों में काम कर रहे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि लेंचो आसमान की तरफ देखता है और देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो है ये एक मेटाफर है। मेटाफर इज व्हेन यू कंपेयर समथिंग, बादल इतने बड़े और घने हैं कि उसको माउंटेन ऑफ क्लाउड्स से जोड़ा गया है। ये लाइन हमें दिखाती है कि अब बारिश आने वाली है, मोटी मोटी बूंदों के बाद ढेर सारे बादल उसको दिख रहे हैं, बारिश अब टूट के पड़ने वाली है और लेंचो की उम्मीद भी बढ़ रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बारिश से पहले जो हवा होती है वो बड़ी एक स्वीट सी, बड़ी फ्रेश सी, बड़ी प्यारी सी महक होती है, राइट? आपने भी फील किया होगा जब बारिश पड़ने वाली होती है, एक अचानक से एक अलग सा ही सुकून मिलने लगता है। यहाँ वही चीज दिखाई गई है कि लेंचो नेचर की हर एक चीज को महसूस कर सकता था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड हर नॉर्मल इंसान की तरह लेंचो भी खुश होकर बारिश में बाहर निकल जाता है, बिना किसी रीजन के, सिर्फ इस खुशी के लिए कि वो बारिश का इंतजार कर रहा है, उसको बारिश की वो फीलिंग अच्छी लग रही है, एंड ही जस्ट वांट्स टू फील दैट रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब जब लेंचो वापस आता है वो बड़ी खुशी के साथ कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये नए नए सिक्के हैं। और वो कैसे जोड़ता है? वो बड़ी मोटी बूंदों को 10 सेंट से जोड़ता है और छोटी बारीक बूंदों को वो 5 सेंट से जोड़ता है। जैसे कि हमारे लिए 10 पैसे और 5 पैसे हो गए, वो ऐसे ही बड़ी बूंदों को 10 सेंट से और छोटी बूंदों को 5 सेंट से जोड़ रहा होता है। तो ये जो सिंबोलिज्म हमें दिखाया गया है ये एक इमेजिनेशन है। लेंचो बारिश को डायरेक्टली पैसों से इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि उसके लिए बारिश का मतलब है फसल और फसल का मतलब है रोजी रोटी। लेंचो के लिए हर एक बूंद पैसा है, क्योंकि बारिश होगी तो मक्का होगा और मक्का होगी तो पैसा होगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लेंचो के चेहरे पे यहाँ पर एक बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल होती है। वो अपने मक्के के खेतों को देख रहा होता है और जैसे हमें पता है कि वहां पर ढेर सारे फूल खिले हुए थे, तो यहाँ पर लिखा है ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कि वो पूरी फील्ड जो थी वो रेन मतलब बारिश की एक बारिश के पर्दे में ढकी हुई थी। नाउ ही इज सेइंग कि पूरा का पूरा खेत जो है वो बारिश के पर्दे से ढका हुआ है। बेसिकली ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, या फिर बारिश का एक पर्दा, या खेत को ये बोलना कि खेत बारिश के पर्दे से ढका हुआ है का मतलब ये है कि बारिश का पानी अब इतनी तेजी से गिरने लगा है कि लेंचो को ऐसा लग रहा है कि उसकी फील्ड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा नेचर ने एक पर्दा ड्रेप कर दिया है। एक इतनी तेजी से पानी गिर रहा है कि वो ट्रांसपेरेंसी जो उसे दिख रही है वो उसको एक कर्टेन जैसी फील हो रही है। इस मोमेंट पे लेंचो को लगता है कि उसकी मेहनत अब सफल हो रही है, फसल तैयार है और बारिश आई है, तो इसका मतलब है अब तो पक्का ऊपर वाले ने, अब तो गॉड ने सुन लिया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। और सडनली क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है और बहुत तेज उस बारिश के साथ अब बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स मतलब ओले। इस लाइन में पूरा मूड चेंज हो जाता है। आप गौर से देखिए कितना ड्रामेटिक सा शिफ्ट है। जो बारिश अभी तक एक खुशी का सिग्नल थी वो ऑल ऑफ अ सडन एक आफत में बदल जाती है। These truly did resemble new silver coins। ये लाइन ओलो को यानी हेल स्टोन्स को विजुअली डिस्क्राइब कर रही है। और लेंचो अब क्या कह रहा है कि वो देखने में बड़े हैं, शाइनी हैं और व्हाइट हैं, जस्ट लाइक सिल्वर कॉइन। अब आप आयरनी देखिए, वो इन ओलो को, जो ओले उसके लिए आगे चल के डिजास्टर जैसा साबित होने वाले हैं, यहाँ पर उनको एज अ कॉइन देख रहा है, एज अ सिल्वर कॉइन देख रहा है। अभी तक तो वो पैसों को, बारिश को पैसों की तरह देख रहा था, अब वो उसकी जो बर्बादी अब उसकी लगने वाली है, उस बर्बादी को अभी भी वो कॉइन्स के रूप में देख रहा है। द बॉयज
exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब यहाँ पर ओलो को frozen pearls कहकर डिनोट किया गया है, उनको जमे हुए मोती बोल के पुकारा गया है कि जो बेटे हैं लेंचो के, दे गो आउट इन द रेन एंड दे गो एंड वो जो हेल स्टोन्स हैं उनको कलेक्ट करने लगते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, बारिश में भीगते हैं और ओलो को इकट्ठे करने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये आसमान से मोती गिर रहे हैं। इस लाइन में बहुत इनोसेंस छुपी है। जो चीज बच्चों को खेलने की लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग सी लग रही है, वो लेंचो के लिए बर्बादी साबित होने वाली है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। अब जब तूफान इतना तेजी से बढ़ रहा है और ओले भी इतनी तेज जो है मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, सो दैट मैन लेंचो सेज कि अब जो है हालात बिगड़ रहे हैं। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप जल्दी से अब ये थम जाए और अब ये जल्दी से ओले बरसने बंद हो जाए। वो चाहता है कि मौसम के हालात अब ठीक हो जाएं। अब लेंचो को लगता है कि बारिश जो है उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा हो रही है, वो भी गलत फॉर्म में। ये एक छोटी सी लाइन है बट बहुत पावरफुल है। इस लाइन में राइटर हमें बताता है कि जैसा लेंचो को चाहिए था, जो लेंचो प्रे कर रहा था, वैसा हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली। आसानी से वक्त नहीं बीता इजीली। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ मिनट्स के लिए हेल स्टॉर्म था। हेल स्टॉर्म कंटिन्यूड, ओले बरसते रहे, तूफान होता रहा, बहुत तेज बारिश होती रही और कब तक होती रही? जब तक लेंचो की फसल बर्बाद ना हो गई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे 1 घंटे तक ओले उसके घर पे, गार्डन पे, हिल साइड में, उस मक्के की खेत में, पूरी वैली में ओले बरसते रहे। ये लाइन क्लियरली दिखाती है कि कोई कोना सेफ नहीं था। पूरा एरिया जिस पर लेंचो की जिंदगी टिकी थी, कुछ भी सेफ नहीं था, सब कुछ तबाह हो चुका था। द होल वैली यहाँ पे जो यूज किया गया है वो यही बता रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो भरपूर था और इनएस्केपेबल था। हर जगह ओले पड़ रहे थे, कहीं से कहीं तक सेफ्टी का, बचने का, उसे रोकने का कोई चारा नहीं था। The field was white as if covered with salt. जब तूफान रुकता है तो सब कुछ व्हाइट हो जाता है। अब जो सफेद वर्ड है ना, वो अगेन यहाँ एक विजुअल मेटाफर है कि जो सफेद रंग के ओले गिरे हैं, जो कि अभी फ्रोजन पर्ल्स की तरह लग रहे थे, अभी उनको मोतियों की तरह लग रहे थे, अब वो नमक के दानों की तरह छिड़के हुए लग रहे हैं क्योंकि इतने ढेर सारे हैं कि पूरी फील्ड व्हाइट हो चुकी है। पहले जो खेत हरी भरी फसल था जिसमें बहुत ढेर सारे फ्लावर्स भी थे, अब वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है तबाही के बाद। और वो हर एक बूंद जो उसको एक टाइम पे कॉइन्स की तरह लग रही थी, अब वो हर एक बूंद किस चीज में बदल चुकी है? बर्बादी की सफेदी में बदल चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि तूफान के बाद किसी भी पेड़ पे एक सिंगल पत्ती तक नहीं बची। अब आप सोचिए, जो पेड़ हमें इतने स्ट्रांग दिखते हैं, अगर उनकी पत्तियां तक नहीं बची थी तो एक मामूली से मक्के के खेत का क्या ही हाल हुआ होगा। और इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, दैट वाज एब्सोल्यूट, दैट वाज सो मच, दैट वाज inescapable and it was ultimate and it was so much that nothing could be saved। और आयरनी ये है कि जिस नेचर के बारे में लेंचो सब कुछ जानता था, उसी नेचर के सारे एलिमेंट्स ने, विंड, रेन और हेल स्टोन्स ने लेंचो का सब कुछ लेंचो से ले लिया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड जस्ट लाइक वी कैन इमेजिन, उसका जो मक्का था, जो मक्के की पूरी फसल थी, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। एंड दिस इज द मोस्ट पेनफुल लाइन। मक्का ही तो था जो लेंचो का घर चलाता था, अब ना मक्का बचा और ना घर चलाने के लिए पैसे बचे। सो द वर्ड्स टोटली डिस्ट्रॉयड टेल अस दैट देयर इज 0% चांस ऑफ रिकवरी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अभी तक जो फ्लावर्स अच्छी फसल का वादा कर रहे थे वो भी सब अब जा चुके थे। तो ये जो फ्लावर्स हैं, इस लाइन में होप छुपा है कि जो फ्लावर्स अभी तक लेंचो के होप को डिनोट कर रहे थे, उनके जाने के साथ साथ लेंचो की अब सारी उम्मीदें भी जा चुकी हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएटिक वे ऑफ शोइंग कि ब्यूटी, लाइफ, होप सब कुछ चला गया था लेंचो का। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। एज वी कैन इमेजिन, जो लेंचो अभी तक इतना ऑप्टिमिस्टिक था, इतना होपफुल था, अब उसकी पूरी की पूरी अंदर तक की आत्मा जो है वो सैडनेस से फिल हो चुकी थी, वो बिल्कुल उदास हो चुका था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये एक टोटल इमोशनल लॉस भी था कि ही वॉज इमोशनली ब्रोकन, नॉट जस्ट अपसेट। लेंचो वॉज टोटली ब्रोकन। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द ऑथर डायरेक्टली टेल्स अस कि लेंचो की इमोशनल स्टेट कैसी थी, क्योंकि अभी तक हमें विजुअली, मेटाफर्स के थ्रू, सिंबॉलिज्म के थ्रू ही दिखाया जा रहा था कि लेंचो कैसा फील कर रहा है। बट दिस इज द
time, this is the sentence where he directly tells us कि लेंचो is completely heartbroken. आगे कहते हैं when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो जब तूफान चला गया, वो अपनी खेत के बीचों बीच खड़े होके बड़े उदास होके अपने बेटों से लेंचो बोलता है कि अगर टिड्डियों का एक प्लेग, टिड्डियों का भी एक पूरा तूफान आ जाता ना, तो शायद वो भी इससे कम मेरा नुकसान करते जितना इस हेल स्टॉर्म ने, जितना इस ओलो के तूफान ने कर दिया है. इस साल तो हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला है. इसका मतलब है वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फूड ऑन द टेबल. लेंचो की हिम्मत अब टूट चुकी है एंड वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो रात जो थी बहुत उदास भरी थी एंड ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन. बट असल में ऑथर यहाँ नाइट को नाइट के वे में ही सिंपली आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसका एक और मीनिंग भी है. इस कॉन्टेक्स्ट में नाइट से असल में उनका जो मीनिंग है ऑथर का वो ये है कि ये जो नाइट वर्ड है, ये नाइट वर्ड लेंचो के लाइफ में आने वाला जो डार्क फेज की बिगिनिंग है उसको डिनोट करे कि लेंचो की लाइफ में अभी डार्क नाइट आएगी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई. पूरे साल की मेहनत, प्लानिंग, उम्मीद, लगन, सब कुछ एक तूफान ने ले लिया. दिस लाइन शोज हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. ये लाइन इस फैमिली के अकेलेपन और बेबसी को दिखाती है कि दे आर श्योर कि कोई सरकार, कोई फैमिली मेंबर, कोई इंसान उनकी हेल्प अब नहीं कर सकता. और ये एक बहुत ही रियल और रिलेटेबल लाइन है. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो लेंचो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर अब कहता है कि इस साल हम भूखे रहेंगे. And this is a farmer's worst nightmare. Finally, they have accepted the harsh reality of whatever has happened and they're feeling very helpless. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो जितने भी लोग उस अकेले घर में रहते थे, जो कि पूरी वैली में एक सिंगल इकलौता घर था, उस घर के सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी. और वो उम्मीद क्या थी? उनके दिल में ये उम्मीद थी कि गॉड की साइड से कोई हेल्प उन्हें मिलेगी. तो यहाँ सॉलिटरी हाउस का मतलब है एक अकेला घर जो और घरों से बिल्कुल अलग है. और हार्ट्स ऑफ ऑल ये डिनोट करता है कि यहाँ जो गॉड की हेल्प की जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लेंचो के लिए नहीं, बल्कि लेंचो के बच्चे और लेंचो की वाइफ के लिए भी हो रही है. सो बेसिकली इतनी ढेर सारी तबाही के बाद भी उनके मन में, सबके मन में एक ही होप था कि गॉड की साइड से हेल्प तो मिलेगी. उन्होंने किसी इंसान पे, किसी भी बंदे पे कोई ट्रस्ट नहीं किया. उनका सिर्फ और सिर्फ जो ट्रस्ट था वो गॉड पे था. एंड नाउ वी आर फाइनली ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, जो कि दिखाता है कि लेंचो को डिवाइन हेल्प में कितना लेंचो का फेथ था, लेंचो का कितना भरोसा था ऊपर वाले की मदद पे. Don't be so upset even though this seems like a total loss. लेंचो या उसकी वाइफ, ये तो हमें नहीं पता ये किसने एक दूसरे से बोला, लेकिन जिसने भी बोला एक दूसरे को संभालने के लिए ये सेंटेंस बोला है कि इतना उदास मत हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है. मतलब अभी गॉड की हेल्प की उम्मीद बाकी है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अगेन उन दोनों में से कोई एक दूसरे को ये समझा रहा है कि देखो याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता है. That's why they say no one dies of hunger. अब जो टोन है वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जगह थोड़ी सी डाउट में, थोड़े से सार्काज्म में शिफ्ट हो जाती है कि इस बार वो कह रहे हैं शायद इसीलिए कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि पूरी ही रात लेंचो अब सिर्फ एक ही बारे में सोचता रहा. वो भी किस बारे में? गॉड की हेल्प के बारे में. लेंचो को बचपन से सिखाया गया है कि गॉड, ऊपर वाला, सब कुछ देखता है, सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियस भी, हमारी आत्मा के अंदर का भी. कॉन्शियस का मतलब होता है हमारी आत्मा की आवाज, हमारी नियत. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. अब ये जो लाइन है ये एक ब्यूटीफुल सिमिली है. सिमिली क्या होता है? सिमिली उस वर्ड या फ्रेज को कहते हैं जो किसी भी चीज को किसी और चीज से डायरेक्टली कंपेयर करता है यूजिंग वर्ड्स लाइक एज या लाइक. तो यहाँ पर लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया गया है कि लेंचो एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह, एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत मेहनती और एक बिना थकने वाला इंसान था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. और अब ये लाइन हमें बताती है कि ऑल्दो लेंचो एक सिंपल फार्मर था,
उसके पास फिर भी इतनी बेसिक एजुकेशन थी कि उससे लिखना आता था, जो कि उस टाइम पे बहुत रेयर बात थी।